सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 28 जुलाई के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। तो आज का संपादकीय इस क्रम में है लापरवाही की परतें फिर नया अध्याय और ऋतु चक्र में गड़बड़ी संकट का संकेत। लापरवाही की परतें में विद्यालय में शिक्षक बच्चों को सीख देते हैं कि उन्हें अपना कार्य पूरे लगन, मेहनत और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए, मगर राजस्थान में झालावाड़ के पिपलौदी गांव स्थित सरकारी विद्यालय के शिक्षक एवं प्रधान खुद अपनी जिम्मेदारी भूल गए और जर्जर भवन का एक हिस्सा ढहने से कई घरों को के चिराग बुझ गए। हादसे में 7 मासूमों की जान चली गई। इस दुखद घटना ने ग्रामीण इलाकों में सरकारी विद्यालयों के बुनियादी ढांचे की स्थिति और व्यवस्थागत प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या शिक्षकों और विद्यालय प्रबंधन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि भवन का ये हिस्सा जर्जर हो चुका है और यहाँ से कक्षाएं संचालित करना हादसे को न्योता देना है? अगर सब मालूम था तो ऐसे जोखिम उठाने की क्या वजह रही? बिल्कुल दुर्भाग्य रहा इस देश का कि ऐसी घटना हो पाई है, वो भी कई मासूम बच्चों को अपनी जान खोनी पड़ी। झालावाड़ के जिला अधिकारी का कहना है कि प्रशासन ने हाल ही में शिक्षा विभाग को किसी भी जर्जर स्कूल भवन की जानकारी देने का निर्देश दिया था, लेकिन इस विद्यालय या भवन सूची में शामिल नहीं था। जब ये हादसा हो गया तो प्रशासन ने इस भवन के दूसरे हिस्से को भी गिरा दिया ताकि वह गलती से भी कक्षाएं संचालित न की जाएं। यही नहीं, राज्य सरकार ने अब विद्यालयों की तमाम इमारतों का सुरक्षा सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। मगर सवाल यह है कि प्रशासन की ओर से ऐसी सतर्कता किस हादसे के बाद ही क्यों दिखाई देती है? और ये तो एक तरीके से एक अपने आप में गवर्नेंस के लिए चैलेंज है कि प्रिवेंटिव ही शुड बी प्रिवेंटिव। हमें प्रिवेंटिव होना चाहिए डिज़ास्टर में, किसी प्रकार की आपदा में, किसी प्रकार की समस्या में, ठीक है, ना कि पोस्ट डिसीजंस लेने चाहिए। तो जब इसमें ऐसी घटना दुखद है, मगर अब ज़रूरी है कि पहले से ही एक्शन लिया जाए और स्कूल्स के ऊपर सर्वे करा जाए, उनकी फ़िटनेस, स्कूल बिल्डिंग्स की फ़िटनेस का, उन्हें रेनोवेट करा जाए या उनको डिसकंटिन्यू करा जाए। अगला नया अध्याय है। बीते लगभग 2 वर्षों के दौरान तेज़ उतार-चढ़ाव के बाद भारत और मालदीव के संबंधों में जो नई गर्मजोशी देखी जा रही है, उसे दोनों देशों के अतीत के मजबूत संयोग को फिर से नया स्वरूप देने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। और गौरतलब है कि प्रधानमंत्री के माले यात्रा के दौरान भारत ने मालदीव से 4,550 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा देने की घोषणा की और जल्द ही एक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देते पर भी सहमति बनी है। इसके अलावा दोनों पक्षों ने मत्स्य पालन और कृषि, मौसम विज्ञान, डिजिटल, सार्वजनिक अवसंरचना, यूपीआई, भारतीय फार्माकोपिया और ऋण सुविधा के क्षेत्र में 6 समझौते पर हस्ताक्षर किया है। रक्षा और संस्कृति संरक्षण सहित कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए कई हुई व्यापक वार्ता से ये उम्मीद की जा सकती है कि अब भारत और मालदीव के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। भारी मात्रा में अपने पड़ोसी देशों को सहायता करने में भारत हमेशा आगे रहा है और ये प्रतीत भी हो रहा है कि ये भारत की मंशा है कि आने वाले भविष्य में अपने पड़ोसी मुल्क को साथ लेके आगे चले, आर्थिक रूप से भी। दरअसल संदर्भ में सहयोग के नए सिरे खोलने की अहमियत इसलिए भी है कि ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं कि जब एक बेईमानी मुद्दा पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ो के रुख ने दोनों देशों के बीच नाहक ही एक कड़वाहट पैदा कर दी थी। अभी पिछले कुछ महीनों की ये बात है, मालदीव से हमारे कुछ संबंध खराब से चल रहे थे, मगर वो सॉर्ट आउट होकर डिप्लोमेसी इसे ही कहते हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं, डिसीजंस बदलते रहते हैं। फिलहाल मालदीव्स बहुत ही सिग्निफिकेंट है भारत के लिए, चाहे वो टूरिज़्म के रूप में हो या स्ट्रेटेजिक लोकेशन के रूप में। संभव है कि कई वजह उस समय रही होंगी, हम उस पे नहीं जाएँगे। पर्यटन मालदीव की अर्थव्यवस्था का एक सबसे बड़ा आधार है। भारत भी बहुत बहुत सारे यात्री वहाँ जाते हैं। वहाँ सबसे ज़्यादा भारत और चीन के पर्यटक आते रहे हैं, मगर विवाद के हालात पैदा होने के बाद भारत की ओर से कई पर्यटकों ने मालदीव न जाने को लेकर अभियान चलाया था। ज़ाहिर है अगर तनाव का ये रास्ता आगे की ओर बढ़ता तो मालदीव के सामने नई आर्थिक चुनौतियाँ खड़ी हो जाती। अब उस समय मालदीव को भी लगे लगा था कि टूरिज़्म के दम पे ही वहाँ पे इकोनॉमी मेजरली चल रही है, अपार्ट फ्रॉम ट्रेड। तो बेटर है कि पीसफुल टॉक्स रहें देशों के बीच में। अगला संपादकीय है ऋतु चक्र में गड़बड़ी। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो क्लाइमेट साइकिल है अपने आप में हम देख रहे हैं कि वेदर साइकिल में, क्लाइमेट साइकिल में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। विकेश कुमार बडोला साहब कहते हैं जब से ऋतु चक्र बिगड़ा है तब से बारिश भी अनिश्चित हो चुकी है। वर्षा ऋतु से पहले होने वाली अतिवृष्टि, कई तरह के संकट
पैदा करती रही है। बाढ़ इनमें से प्रमुख है। इस दौरान जीवन खतरे में पड़ जाता है। तब भयावह तबाही के दृश्य दिखते हैं। मानसून आने के बाद कहीं कम तो कहीं ज़्यादा बारिश शुरू हो रही है, मगर अत्यधिक वर्षा के कारण देश के कुछ राज्यों में ही नहीं बल्कि अन्य देशों के कई प्रांतों में भी बाढ़ की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। देखिए यूएस में भी देखिए अचानक से टेक्सास के शहर में बाढ़ आती है और नदी उफान भरने के बाद आसपास के क्षेत्र को डुबो ले जाती है, जहाँ पे एक हॉस्टल टाइप कैंप था बच्चों का। इसमें कई बच्चे पानी के साथ बह के माना जाता है कि वो इस दुनिया में फिर नहीं रहते हैं। दुखद रहता है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम यूएसए जैसे एडवांस्ड कंट्री में भी नहीं थी कि वो टेक्सास की नदी इतनी तेज़ी से फ्लड होने के बाद आसपास के क्षेत्रों को, आसपास जो घर बने हुए थे, जो शहर थे, उनको सेकंडों में, मात्र सेकंडों में डुबो के ले गई। और जो आधिकारिक तौर पे रिपोर्ट वगैरह आई तो उसमें पता लगा कि 4:30 बजे सुबह के ये इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि पानी का बहाव बढ़ रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। मगर 8 बजे तक, सुबह तक कोई एक्शन इतनी जल्दी नहीं लिया गया था, जिस वजह से स्थिति 6 बजे से ही खराब होना शुरू हो गई थी। और सुबह दिन होते होते तो लगभग वो शहर, वो रिहायशी इलाका पूरा पानी में डूब चुका था और कई लोगों को अपनी जान खोनी पड़ी थी। फिलहाल लौटे भारत में अगर हम, तो मई के अंत से लेकर पूरे जून तक राजधानी दिल्ली और आसपास के अन्य राज्यों में अनियंत्रित तथा उथल-पुथल मचाने वाली वर्षा ने जनजीवन को संकट में डाल दिया था। वहीं जुलाई के पहले पखवाड़े में भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, अन्य राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों में अधिक वर्षा के कारण बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को जीवन कष्टपूर्ण हो गया। अप्रैल के बाद से अब तक देश में बादल फटने, बिजली गिरने तथा अतिवृष्टि के कारण आई बाढ़ में कई लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों करोड़ों रुपयों की व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संपत्तियां, परिसर संपत्ति नष्ट हो चुकी हैं। मृतकों के परिवार वालों के सामने अन्न जल संकट के साथ साथ आवासीय, आजीविका, कई समस्या खड़ी हो जाती हैं। बाढ़ के बहते हुए पानी और विशाल क्षेत्र में ठहरे हुए कीचड़ गाद से युक्त पानी के कारण वही वो क्षेत्र तो लगभग हर तरीके से कई कठिनाइयों को झेलने के लिए मजबूर हो जाता है। अब भारत जैसे देश में, जहाँ भू क्षेत्र एवं जनसंख्या के आधार पर वो यूरोपीय देश के बराबर अथवा उनसे भी विशाल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तथा पूरे विश्व में जिस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है, वहाँ अतिवृष्टि के कारण बाढ़ से सामान्य लोगों का जीवन किस सीमा तक प्रभावित होता होगा, इसका आभास बाढ़ से घिरे लोगों के साथ रह कर ही हो सकता है, जो फ्लड प्रोन एरियाज में रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों से घिरे लोगों का जीवन असुरक्षित होता है। देखिए अब होता क्या है कि मान लीजिए कि इस सीज़न तो बच गए या बाढ़ आगे चली गई। अब ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आजीवन ये डर लगा रहता है कि फिर अगली मानसून में, अगली बारिश में कुछ ना कुछ अनहोनी हो सकती है। उत्तराखंड हम देखते हैं, उत्तराखंड के एक जनपद मुख्यालय ने कुछ दूर एक लघु उपनगर में निरंतर 2 वर्षों तक अतिवृष्टि से उत्पन्न बाढ़ में फंसे असहाय लोगों को देश ने सुरक्षित होने की प्रार्थना करते उन्हें देखा है। ऐसी अतिवृष्टि, ऐसे बाढ़ और ही पहाड़ी क्षेत्रों में तो और समस्या हो जाती है कि पहाड़ी क्षेत्रों में फिर जो कुछ झीलें होती हैं, हिमनद झीलें होती हैं विशेषकर, वो ओवरफ्लो होने लगती हैं, आउटफ्लो, जिसे हम GLOF भी कहते हैं, ग्लेशियर लेक आउटफ्लो, जो विशेषकर बारिश के समय में और बढ़ जाती हैं। और फिर नीचे के क्षेत्रों में, जो नीचे के रिहायशी इलाकों में बाढ़ की स्थिति और बाढ़ के अलावा नुकसान भारी मात्रा में पहुंचाती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषकर, शहरी क्षेत्रों में समस्या किस रूप में होती है? शहरी क्षेत्रों में समस्या इस रूप में होती है कि नाले ओवरफ्लो हो जाए तो रोडों में पानी आ जाता है, कॉलोनी में पानी भर जाता है, पेड़ गिर जाते हैं, लाइट कट जाती है इत्यादि। बाढ़ग्रस्त संवेदनशील क्षेत्रों में पूरी पूरी मानव बस्ती उजड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है। जीवन फिर से पुनर्जीवित करने का शुरू करने के आसार भी कम हो जाते हैं और समय बहुत लगता है। इसके अलावा फिर आजीवन उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ये डर बस जाता है कि कल फिर ऐसी कोई मानसून में बारिश आएगी जो और नुकसान पहुंचाएगी। यहाँ पे गवर्नमेंट को कई स्टेप्स के माध्यम से इनिशिएट करना चाहिए। जैसे
अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हालाँकि सरकार ने करा भी है। अगर आप अभी आजकल देखेंगे तो कई सैटेलाइट्स गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हैं, जिनके माध्यम से वेदर मैपिंग, वेदर फ़ोरकास्टिंग को और बेहतर करने का प्रयास करी हैं, ऐसा नहीं करेगी, करी हैं, लॉन्च भी कर चुकी हैं। ये है इम्पोर्टेंस। टेक्नोलॉजी को हम अगर यहाँ पे यूज़ में लाएँ तो हम बहुत भारी नुकसान होने से रोक सकते हैं और नुकसान जान-माल के रूप में, आर्थिक रूप में भी दोनों प्रकार का नुकसान हम रोक सकते हैं। अब अतिवृष्टि से उपजे गहरे संकट का प्रभाव इतना अधिक होता है कि मनुष्य प्रकृति के आगे लाचार हो जाता है। ज़लज़ले में हर कोना और हर जगह डूब जाती है। आपदा राहत राहत दलों के सामने भी एक बड़ी चुनौती होती है। देखना भाई पोस्ट मिटिगेशन तो होना ही होना है कोई घटना होने के बाद। अगर हम प्रिवेंटिव हो जाएँ, पहले से लोगों को हम वहाँ से इवैक्यूएट कर दें, निकाल दें, तो जो डिज़ास्टर रिलीफ़ टीम्स होती हैं, उनका भी काम आसान होगा। उनको भी कम समय से संकट होगा। इसके अलावा अगर हम पहले से लोगों को अलर्ट कर देंगे या पहले से अलर्ट अलर्ट के रूप में सूचना पहुँच जाए लोगों के पास, तो वो एक सुरक्षित स्थान तक पहुँच सकते हैं। देखिए, प्रकृति ऐसे मौकों पे आपदा जब आती है, बाढ़-वाढ़ में वो देखती नहीं है, वो सिर्फ़ हर चीज़ को बहा के ले जाती है। तो ये तो तय है कि बिल्डिंग्स का और खेत का, फसल का नुकसान तो होना ही होना है। मुख्य चीज़ है कि अगर पहले से अलर्ट आ जाए तो मानव, जानवरों का, पशुओं का समय रहते अगर हम एक सेफ़ लोकेशन पे पहुँचा दें, तो वो कम हो सकता है। या फिर अगर नज़दीकी क्षेत्रों में कोई डैम या फिर कोई पानी की झील प्रकार की दिखती है, तो उसके आस-पास बॉर्डरिंग ऐसी बनाई जाए कि वो कुछ समय तक पानी को होल्ड कर सके। कुछ दशकों से ऋतु विकृतियों की वृद्धि हुई है। ऐसी पुनरावृत्ति के कारण विगत 40-50 वर्षों में हज़ारों लोगों की मौत हो गई है। लोगों की संपत्ति नष्ट हो चुकी हैं। बिल्कुल, जीवन के हर पक्ष पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। देश और समाज की प्राकृतिक तथा सामाजिक सभी प्रकार की समस्याओं के निराकरण का दायित्व तो प्रायः शासन का होता है। बिल्कुल होता है। ये इसलिए उत्तरदायी होते हैं क्योंकि उसके पास व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह से अधिक साधन होते हैं। उन पे रिसोर्स होते हैं। आवश्यकता होने पर शासन व्यक्तियों तथा नागरिकों के जीवन की रक्षा के लिए अपने हर संभव साधन का उपयोग करता है। लेकिन शासन, समाज और नागरिकों को यह विचार करना होगा कि प्राकृतिक आपदाओं के सामने शासकीय संसाधन भी निरुपाय सिद्ध होता है हुए हैं। होता है, बिल्कुल होता है ऐसा। मगर फिर भी सरकार बहुत अच्छी तरीके से प्रयास कर रही है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सैटेलाइट्स के माध्यम से मैपिंग अब और बढ़ भी गई है पहले के मुकाबले, जिससे आइडिया हो जाता है वेदर वेदर फिनोमेना चेंज होने का, वेदर फ्रंट्स, वाटर फ्रंट्स वगैरह बनते हैं, जो आपके वार्म फ्रंट्स, कोल्ड फ्रंट बनते हैं, फ्रंटल मूवमेंट होता है, यानी आपकी आईएमडी जो पर्यावरण विभाग होता है वो मॉनिटर कर सकता है। एडवांस टेक्नोलॉजी के होने से अगर कोई भी ऐसी सडन क्लाइमेट या वेदर में फिनोमेना चेंज हो रहे हैं, वो देख के, जान के, उसके आधार पे अलर्ट जारी कर सकते हैं। तो प्रयास सरकार कर रही है। ऐसी आपदाओं से सुरक्षित रहने के लिए विश्व स्तर पर प्राकृतिक संरक्षण, जलवायु संतुलन तथा ऋतु अनुकूलन की दिशा में अपेक्षित कार्य किए जाने की आवश्यकता है, बिल्कुल है। इसके लिए विज्ञान प्रगति, आधुनिकता तथा इन तीनों में सामंजस्य तो होना ही चाहिए। वहीं विलासी गतिविधियों पर विराम लगाने का उपाय करना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। दुनिया के सभी देशों को प्राकृतिक संतुलन संतुलन के लिए निर्धारित उपाय करने होंगे। यह कार्य निष्ठा से संपन्न करना होगा। नहीं तो जलवायु और भौगोलिक संतुलन नहीं हो सकेगा। इस परिस्थिति के परिणाम गंभीर होंगे। इसकी कीमत अंततः मनुष्य को ही चुकानी पड़ेगी। प्रयास कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से शिफ्ट होके हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम वेस्ट को कम कर सकें। प्रयास हो रहे हैं, धीरे-धीरे प्रयास होंगे। फिलहाल बहुत ही बढ़िया संपादकीय जो कि हम पे इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ ध्यान केंद्रित करा। क्लाइमेट चेंज इस समय बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहा है वेदर साइकिल के ऊपर। इसी के साथ आज के लिए रखते हैं। आप और करंट अफेयर्स डिटेल में वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको और बेहतर तरीके से कवरेज मिलेगी। धन्यवाद।